हमारे आज की क्लास में हम लोग बीएड सेमेस्टर 4 का जो पेपर है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन उसमें आए प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज को करने वाले हैं। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस इंसुलिन। कौन सा हमारे बॉडी का ऑर्गन है जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है? लीवर, किडनी, पैंक्रियास या फिर हार्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा पैंक्रियास हमारा इंसुलिन को सेक्रेट करता है। पैंक्रियास सेक्रेट करता है एक हार्मोन जिसका नाम होता है इंसुलिन, जो कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। और अगर पैंक्रियास डैमेज हो जाता है तो इससे डायबिटीज़ वाली सिनेरियो भी बन सकता है। अगला क्वेश्चन है विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर। हमारे बॉडी में जो ब्लड शुगर को कौन कंट्रोल करता है? कि विच हार्मोन कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कौन कंट्रोल करता है? थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन या फिर एस्ट्रोजन? तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को हमारे बॉडी के सेल में इंटर करने में मदद करता है, जिससे हमारे बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिलता है और हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है। फिर उसके बाद आता है डायबिटीज इज कॉज ड्यू टू मेल फंक्शन ऑफ विच ऑर्गन। कि कौन से ऑर्गन की इम्प्रॉपर वर्क से हमारा डायबिटीज होता है? लीवर, किडनी, पैंक्रियास या हार्ट? तो इसका आंसर होगा पैंक्रियास। क्यों? क्योंकि पैंक्रियास प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, और इंसुलिन अगर हमारे बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होता है तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज़ होती है। अब पैंक्रियास के बारे में बात करें तो ये स्टमक के पीछे इसका लोकेशन होता है, जो कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के काम आता है। और वही इंसुलिन क्या होता है? एक तरह का हार्मोन होता है जो हमारे बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करता है और हमारे बॉडी के हर एक सेल तक एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो फूड में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज इंसुलिन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंसुलिन सेल में जाता है और सेल से हमारा एनर्जी होता है। फिर उसके बाद बात करें तो डायबिटीज़ किस तरीके से होता है। एक तो हमारा हो गया डायबिटीज़ का कैटेगरी 1, जिसमें हमारा बॉडी इंसुलिन कम प्रोड्यूस करता है। वही दूसरी कैटेगरी 2 होता है जिससे हमारा बॉडी ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। डायबिटीज़ को डायबिटीज़ मेलिटस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक क्रॉनिक डिजीज़ होता है। क्रॉनिक डिजीज़ मतलब अगर किसी लड़के या किसी लड़की को होता है तो उसके माता पिता या फिर उसके माता पिता के कोई भी रिलेटिव्स को हुआ होगा तो ये उसको होना ही होता है। यह दो तरह के होते हैं, डायबिटीज़ 1, डायबिटीज़ 2। इसका सिम्टम्स क्या लगता है कि ज़्यादा प्यास लगने लगता है, यूरिन ज़्यादा मतलब पेशाब भी होता है, थकावट भी लगता है, विजन ब्लर हो जाता है और घाव को सूखने में ज़्यादा समय लगता है। इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बैलेंस डाइट लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और रेगुलर बेसिस पे चेकअप भी करना चाहिए। तो इससे हमारा डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स कॉल्ड। दो न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन होता है, जो एरिया होता है, उसको क्या कहते हैं? जहाँ पे दो न्यूरॉन्स मिलते हैं, साइनेप्स, एक्सॉन, डेंड्राइट या फिर मेलिन शीट? तो इसका आंसर होगा साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है? एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, जिससे मैसेज पहुंचाने का काम किया जाता है और इसी से हमारा नर्वस सिस्टम कम्युनिकेशन का काम करता है। अब यहाँ पे फिगर में हम देख पा रहे हैं कि एक हमारा न्यूरॉन है और दूसरा न्यूरॉन है, तो दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? साइनेप्स। साइनेप्स एक तरह का टाइनी गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, जो कि एक तरह का केमिकल मैसेज की तरह भी काम करता है और ये नर्वस सिस्टम को मैसेज पहुंचाने का काम कर। अगर ये ना हो तो हमारा बॉडी का नर्वस सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट्स इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का मेन सोर्स कौन सा है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट या फिर वाइटामिन्स? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जो कि हमारे बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है, जिससे कारण हम डेली के फिजिकल एक्टिविटीज़ को करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाता है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम ऑफ कार्ब इज इक्वल टू 4 कैलोरी ऑफ एनर्जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच फ्रूट कंटेन द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। कौन सा फ्रूट में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है?
गुआवा, बनाना, एप्पल या मैंगो? तो इसका आंसर हो जाएगा गुआवा, क्योंकि गुआवा में प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, डाइटरी फाइबर भी है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो इन सारे के सारे ऑप्शन में देखा जाए तो गुआवा में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसमें विटामिन सी होता है, फाइबर होता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि सबसे हेल्दीस्ट फूड बनाता है। और अभी तो गुआवा का समय भी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फूड कंटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल? कि किसमें कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा होता है, सेरेल्स, पल्सेस, फिश या एग यॉक? तो इसका आंसर हो जाएगा एग यॉक, कि कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट होता है जो कि हमारे बॉडी में कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन अगर हम अंडा खाते हैं और उसका जो एग यॉक खाते हैं तो हम लोग को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मात्रा में मिलने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग को ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज भी करना पड़ता है। तो ज़्यादा मात्रा में ये कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट के लिए सही नहीं होता है, और हार्ट से रिलेटेड इसको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम कहते हैं, वो भी होने की संभावनाएं होती है, चांसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? खून जमाने में कौन सा ब्लड मदद करता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन डी? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। तो विटामिन के क्या करता है, खून जमाने में मदद करता है, जिससे हमारे बॉडी का एक्सेस लॉस नहीं होता है। अगला सवाल है, विच विटामिन हेल्प्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन? कौन सा विटामिन कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12 या फिर विटामिन ई? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। तो विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और हम लोग को विटामिन डी सूरज की रोशनी से भी मिलती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा बॉडी का जो बोन्स होता है और टीथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B1 इज ऑल्सो कॉल्ड? विटामिन B1 को और क्या कहा जाता है, रिबोफ्लिन, थैलामाइन, नियासिन या फिर पाइरिडॉक्सिन? तो विटामिन B1 को थैलामाइन के नाम से जाना जाता है, और ये हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय विटामिन सी डिफिशियंसी? विटामिन सी के डिफिशियंसी से क्या होता है, बेरी बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स या फिर नाइट ब्लाइंडनेस? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कर्वी। स्कर्वी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कि जबड़ों से खून निकलेगा, घाव जल्दी ठीक नहीं होगा, हमेशा थकावट भी रहेगा और हमेशा कमजोरी भी रहेगी। तो स्कर्वी को ठीक करने का सबसे बड़ा कारण है कि विटामिन सी वाले फ्रूट्स आइटम्स को खाएं, फ्रूट्स होते हैं बहुत सारे। अगला क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय विटामिन डी डिफिशियंसी? विटामिन डी के डिफिशियंसी से क्या होता है? तो विटामिन डी के डिफिशियंसी से रिकेट्स नाम की एक बीमारी होती है, जिसको ऑस्टियोमेरेसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जिसमें हड्डियां ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, तो बच्चों में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय आयोडीन डिफिशियंसी? आयोडीन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज, गोइट्री, ट्यूबरकुलोसिस या फिर एनीमिया? तो इसका आंसर हो जाता है गोइट्री। गोइट्री मतलब गले के पास एक बटरफ्लाई जैसा शेप होता है, तो वो हमारा किसके कारण होता है, गोइट्री के कारण होता है। तो आयोडीन क्यों ज़रूरी होता है? तो आयोडीन का ज़रूर होता है थायराइड हार्मोन को रिलीज करने की, और इसकी डिफिशियंसी से हमारा थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, जिससे गोइट्री नाम की बीमारी हो जाती है। अगला सवाल है, विच मिनरल्स इज रिक्वायर्ड फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन? हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, कैल्शियम, आयरन, जिंक या सोडियम? तो इसका आंसर होगा आयरन, क्योंकि आयरन क्या करता है, प्रोटीन के साथ मिल करके हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि रेड ब्लड सेल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो आयरन प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। अगला सवाल है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय आयरन डिफिशियंसी? आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या फिर ट्यूबरकुलोसिस? ट्यूबरकुलोसिस को टीबी कहते हैं, हाइपरटेंशन को हाई बीपी के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पे आयरन के डिफिशियंसी हमें एनीमिया होता है। तो आयरन डिफिशियंसी क्या करता है, हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन हमारे बॉडी में कम कर देता है। अगर आयरन की कमी है तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण एनीमिया नाम की बीमारी होती है। अब इससे क्या होता है, थकावट होता है, आलस आता है, चेहरा पीला पड़ जाता है और ध्यान सही ढंग से नहीं लगता है। अगला सवाल है, हु इज़ द यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं, ए, बी या ओ? तो ओ को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, कि ओ ब्लड ग्रुप जो है वो किसी को भी ब्लड डोनेट करता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको कहते हैं, तो
ए बी पॉजिटिव को, और ओ में भी देखा जाए तो यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच गैस इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के लिए कौन सा गैस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट हेल्थ, हेल्थ को क्या अफेक्ट कर सकता है, बायोलॉजिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, कि हमारी हेल्थ को बायोलॉजिकल फैक्टर हमारा बॉडी भी अफेक्ट कर सकता है, इन्वायरमेंट जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हो वो भी अफेक्ट कर सकता है, हमारा मेंटल स्टेटस कैसा है वो भी अफेक्ट कर सकता है, और साइकोलॉजिकल दिमाग से एसोसिएटेड होता है वो भी अफेक्ट कर सकता है। अगला सवाल है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर ऑफ गुड हेल्थ, गुड हेल्थ का एक पॉजिटिव फैक्टर कौन सा होता है। एडिक्शन, किसी चीज़ का लत लगाना नहीं, वियरिंग मास्क, मास्क पहनना नहीं, रेगुलर एक्सरसाइज। तो रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हम फिजिकली फिट भी रहते हैं, हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होता है, हमारा लाइफ स्टाइल भी अच्छा होता है। अगला सवाल है विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा कौन से भारत के राज्य में देखने को मिलता है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब या हरियाणा। तो इसका हमारा हो जाता है आंसर राजस्थान। ये जो वीवीयू का जो प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके राजस्थान को भी हाईएस्ट रेट कहा जाता है कि वहाँ पे मेल न्यूट्रिशन होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन क्यों किया जाता है। गेन करने के लिए स्ट्रेंथ, सिर्फ स्ट्रेंथ पाना है, नॉलेज गेन करना है, स्पोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट करना है, ये फिर फिजिकल एक्टिविटी और ओवरऑल फिटनेस पे ध्यान देना। तो इसका आंसर हो जाएगा फिजिकल एक्टिविटीज़ और ओवरऑल फिटनेस पे ध्यान देना होता है। अगला सवाल होता है विच एक्टिविटी बेस्ट इम्प्रूव कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, मतलब हार्ट से एसोसिएटेड अगर कोई बीमारी है तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, वेट लिफ्टिंग करना चाहिए, स्प्रिंटिंग करना चाहिए, जॉगिंग करना चाहिए या फिर स्ट्रेचिंग करना चाहिए। तो जॉगिंग करना चाहिए, जॉगिंग से क्या होता है हमारा हार्ट की कैपेसिटी बढ़ता है, हमारा लंग्स बेहतर होता है, स्टेमिना भी बढ़ता है। तो जॉगिंग से क्या हो रहा है हमारा हार्ट का एफिशिएंसी बढ़ रहा है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और स्टेमिना भी हमारा बूस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्किल रिलेटेड फिटनेस, स्किल रिलेटेड फिटनेस से कौन एसोसिएटेड नहीं है, एजिलिटी, एज, मस्कुलर स्ट्रेंथ, रिएक्शन टाइम, यो कोऑर्डिनेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो वो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है, ना कि एजिलिटी मतलब ज़्यादा एज होने से, कोऑर्डिनेशन से, किसी से नहीं है। तो मस्कुलर फिटनेस जो होता है या फिर जो हमारा मस्कुलर स्ट्रेंथ होता है वो एज रिलेटेड फिटनेस है। अब सवाल होता है कि इनमें से कौन कौन से कंपोनेंट होते हो, तो एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, रिएक्शन टाइम, स्पीड या फिर पावर। अगला क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस रेफर्स टू फ्लेक्सिबिलिटी, कि फिजिकल फिटनेस का कौन सा कंपोनेंट हमारा बताता है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब हमारे बॉडी में लचीलापन होता है। मस्कुलर स्ट्रेंथ, तो मस्कुलर स्ट्रेंथ से क्या होगा, एबिलिटी टू मूव जॉइंट थ्रू अ फुल रेंज ऑफ मोशन, मतलब हमारे बॉडी के हर एक जॉइंट को हम बहुत ही ज़्यादा आसानी से हम मूव कर पा रहे हैं। तो बोलता है कि तुम्हारा बॉडी तो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो इसका आंसर यही होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है कि थ्रू मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इंजरीज, कि हमारे बॉडी के अगर हम हर एक जॉइंट को मूव कर पाते हैं तो चोट लगने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। आते हैं BMI, BMI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो BMI इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर। तो BMI इज यूज टू एक्सेस वेदर पर्सन्स बॉडी वेट इज एप्रोप्रिएट फॉर देयर हाइट, कि देखा जाता है कि हाइट के अकॉर्डिंग अगर इंसान का बॉडी का वेट सेम है तो उसी कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है।